दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हम पूरी तरीके से अमेरिका को एनालाइज ही कर देंगे। इनका कट्टा चिट्टा क्या है वो हम देख लेंगे और प्रॉपरली जानेंगे ये कर क्या रहे हैं। सो मेरी खुद की एनालिसिस से मुझे ये पता चला कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिससे कि से हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है कि हम डायलॉग करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वार हम बहुत कम जाते हैं। और वो वार अगर हम गए तो वो तो एक ही कंट्री से जाते हैं, जो कि पाकिस्तान है, राइट। बाकी के कितने भी कंट्री रहो, हम डायलॉग, डिलिब्रेशंस, नेगोशिएशंस, मीटिंग्स, मॉडरेट्स थे ना हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के, उस तरीके की हमारी पॉलिसी है हमेशा। नॉन वायलेंट बट कॉन्स्टिट्यूशनल, विद इन द इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम रहते हैं। बट आज जो यूएस कर रहा है ना, अपनी जी जान लगा के पूरी वर्ल्ड को, पीएसआईआर में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हेजीमोनी, पूरी हेजीमोनी अपनी बता रहा है। ये हेजीमोनी में वो साम भी कर रहा है, नथिंग बट नेगोशिएशन भी कर रहा है ओके कंट्रीज से, कि उसकी बात सुनो। दाम भी दे रहा है, पैसा दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, उसकी बात सुनना है। दंड भी दे रहा है, जो अगर नहीं सुनते हैं उसे दंड दे रहा है। और भेद भी कर रहा है कि कंट्रीज को आपस में लड़ाने का भी काम कर रहा है। सो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की जो ब्रिटिश की पॉलिसी, इनको भी वो सिखा के चले गए थे 1776 में, वही पॉलिसी अभी यूएस यूज़ कर रहा है हर एक के ऊपर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जो पहली पिक्चर मैंने यहाँ पे रखी है आपके पास, वो है वेनेजुला के प्रेसिडेंट है मदुरो। इनको तो मालूम है एंटी नार्कोसिस्ट, मीन मतलब है ये नार्कोटिक्स का कार्टेल चलाते थे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं सो उनके कंट्री पे ऑपरेशन करके रॉयल फोर्सेस आए, उनको बंधक बना के लेके गए। तो यहाँ पे इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी नीति अप्लाई की है, यहाँ पे दंड की नीति अप्लाई की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, इंडिया के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, 500% का टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। तो ये भी क्या है, दंड की नीति फॉलो कर रहे हैं इंडिया के साथ भी। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यूएस वीटोस रेजोल्यूशन फॉर द इमीडिएट सीज फायर इन गाजा में वार रोकने के लिए जब भी रेजोल्यूशन आता है ना, तो यूएस को वीटो करता है, नहीं नहीं वार चलने दीजिए, वार होनी चाहिए, हमास को हम पूरे तरीके से ख़त्म करेंगे। यहाँ पे भी दंड की नीति अप्लाई कर रहा है यूएस, और ईरान को यहाँ पे थ्रेटन कर रहा है। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दंड की नीति अप्लाई कर रहा है यहाँ पे यूएस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको अच्छी तरीके से, ये जितने भी पिक्चर्स हैं ना, ये पिक्चर्स पूरे आपको दंड वाले पिक्चर्स हैं, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा मैं स्ट्रेस करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी अपन देखेंगे कि साम का मतलब है नेगोशिएशन। क्या अभी के टाइम पे यूएस कुछ नेगोशिएट कर रहा है? अभी के टाइम पे नेगोशिएट कर रहा है, ग्रीनलैंड को ये बोल रहा है भाई ग्रीनलैंड को हमें चाहिए, ग्रीनलैंड हमें दे दो। और यूएस लेड नाटो के जो कंट्रीज है, यूके है, जर्मनी, फ्रांस को, उनको ये बोल रहा है कि देखिए मैं नेगोशिएट करना चाह रहा हूँ, वी वांट ग्रीनलैंड। तो अभी साम चल रही है ग्रीनलैंड के ऊपर। ओके, दाम आप देख चुके हैं ऑलरेडी, पाकिस्तान के जो कि आपको मालूम है भिखारिस्तान भी बोला जाता है, तो फिर उनको पैसे दे देकर उनकी डिप्लोमेसी खरीद रहा है, और उनको अपने ही काम, जो भी उनका काम करना है यूएस का काम, वो पाकिस्तान उनके करके दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दाम हो गया। और एक भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, थाईलैंड और कम्बोडिया में जो वार चल रही थी, वो वार को रुकाने के लिए भी जब आसियान समिट हुई थी, वो आसियान समिट में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गए थे। फिर उससे एक दिन पहले उन्होंने थाईलैंड और कम्बोडिया की भी जो वार थी उन्होंने रुकाई थी। ओके, वो फिर से स्टार्ट होगी, वो बात अलग है। पीस मैन इस तरीके से वो कहते हैं, और नोबेल प्राइज़ उन्हें चाहिए। फिर अगर आप हरकतें और काम अगर आप देखते हैं, तो आपको यही महसूस होता है कि भाई ये काम पीस मैन का नहीं है, ये ऑलमोस्ट लाइक वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और कंप्लीटली ये पीस मैन छोड़ो वॉर मैन बन गए हैं। अब यहाँ पे आता है दंड के, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया हूँ। भेद का मतलब है डिवाइड करना। मतलब क्या, पाकिस्तान के ऊपर अगर टैरिफ लगाएंगे तो 18 या 17% लगाएंगे, इंडिया के ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पे टैरिफ कितना लगाएंगे, 50% लगाएंगे, फार्मा के ऊपर 100% लगाएंगे। मतलब यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रही है, रिमेंबर दिस पॉइंट। और एक क्या है, खुद खरीदते हैं रशिया से ऑयल, और दूसरे कंट्री को बोलते हैं नहीं खरीदना। यूरोपियन के जो कंट्रीज है वो खरीदते हैं रशिया से गैस, और दूसरे कंट्रीज को बोलते हैं नहीं खरीदना। तो कंप्लीट यहाँ पे भेद भी चल रहा है, ओके, दंड भी चल रहा है, दाम भी चल रहा है, और साम भी चल रहा है। मतलब यूएस अभी फुल फ्लेज में
अपनी हेजिमोनी पूरी दुनिया पे वो ये करने पे तुला हुआ है और कर भी रहा है, सिंस दिस मैन हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट, यूनाइटेड स्टेट। पहले टर्म में बेहतर थे, बिकॉज पहले टर्म में मुझे ये दिखा कि वो लोगों से कनेक्शन बनाना चाहते थे। ओके, और ऑब्वियसली आपको तो ये तो समझ में आता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो रुथलेस होते हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे पता है जब आप बिजनेस की बात आती है तो 10 रुपये भी वो आपसे नहीं छोड़ेंगे, 1 रुपये का भी आपको फ्री में नहीं देंगे। अगर आप खा लेते हैं, पैसे नहीं होंगे तो काम तो कराएंगे। वो रुथलेस होते हैं, उनका बिजनेस माइंड इस तरीके से होता है ना, वैसे ही होते हैं। बट जब पहले टर्म में आए थे उतना सीखे नहीं थे शायद, तो बहुत अच्छे कनेक्शंस बना लिए। जब दूसरे टर्म में आए, पूरी दुनिया को ये तंग करके रख चुके हैं अभी तक। अब सब ये कर रहे हैं कि किस तरीके से इनसे बाहर निकलें, और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस का व्हाट आई से इज दैट मेकअप हो रहा है, जहाँ पे वो ट्रम्प को अपोज कर रहे हैं। बट आपको तो पता है अमेरिका ये सिर्फ नाम काफ़ी है किसी के लिए, ये ऐसी कंट्री नहीं है कि आप ऐसी कैजुअली ले लेंगे और आप किसी और कंट्री के साथ बैठ के चाय पीएंगे और ये कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो काम हम मदुरो को देख के ही समझ में आ गया। एक कंट्री के प्रेसिडेंट को आप रातों रात उठा लेके बंधक बना के न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में रख सकते हैं, तो आपकी आर्मी और आपकी सैटेलाइट कहाँ पे भी पहुँच सकती है। ये तो पूरी दुनिया को उन्होंने ये करके दिखा दिया है। तो अभी यूएस की फॉरेन पॉलिसी में अच्छी पॉलिसी नहीं है, पूरे तरह के जो नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी जो नीति होती है, साम दाम दंड भेद, ये पूरे अप्लाई कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से मैक्सिमम ये हो रहा है, यूएस ये इसलिए कर पा रहा है बिकॉज यहाँ पे हमारा कल्पिट है यूएनओ के वजह से हो रहा है। ये सब यूएनओ के वजह से हो रहा है, बिकॉज यूएनओ में अगर आप देखते हैं यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1945 और 24 अक्टूबर को हुआ था। जब वो फॉर्म हुआ था तो 51 मेंबर्स से अभी 193 मेंबर्स हो चुके हैं। ये यूएनओ बनी थी लीग ऑफ नेशंस फेल होने की वजह से। पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे लीग ऑफ नेशन, इसमें यूएस भी नहीं था, रशिया भी नहीं था, बड़े बड़े कंट्रीज़ भी नहीं थे, तो उसको ज़्यादा पॉपुलर नहीं मिले। और ऐसे ही है ना, अगर एक क्रिकेट मैच होता है जहाँ पे आपको बिग स्टार्स नहीं दिखते हैं, वो नहीं दिखते हैं, ठीक है, और उसके लिए ज़्यादा टेकर्स भी नहीं होते और उसके डिसीजंस कोई मायने भी नहीं रखते हैं, ठीक है। अगर वही मैच में, अगर क्रिकेट मैच में जो बॉलीवुड टॉलीवुड इस तरीके के मैचेस होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स आ जाते हैं, तो आपकी ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली मीडिया कवरेज आ जाता है, लोगों में बातचीत शुरू हो जाती है, मार्केटिंग शुरू हो जाती है और पब्लिसिटी ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन में बड़े बड़े कंट्रीज थे नहीं और वो कुछ कर नहीं सके, तो अपने को यूएनओ आया। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आप ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी प्रॉब्लम है, देखिए 4 पिलर्स ऑफ जो यूएन का जो एम है, यूएन क्यों क्रिएट किया गया है, टू प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा, वर्ल्ड वॉर तो अभी नहीं हुई है, चलो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई है, हम समझ सकते हैं, ठीक है। टू इंस्टीट्यूशनलाइज कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है, हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई देश में कोई टेररिस्ट अगर वो तालिबान की तरह कोई देश को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ले लेती है, क्या वहाँ की गवर्नमेंट उनके सिविलियंस पे बहुत अत्याचार या उनके ऊपर बहुत सारा दबाव डालती है और उनको उनके राइट्स नहीं देती हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब है कि पूरे देश मिलके वहाँ उनकी आर्मी भेज के उसे ठीक करेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा देंगे जो कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि ये भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पे जो यूएन का जो मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता, पीस, ये पीस इस्टेब्लिश करने के चक्कर में ही, ये ह्यूमन राइट्स इस्टेब्लिश करने के चक्कर में ही यूएस ने पूरी दुनिया में हल्ला मचा रखा है, ठीक है। ईरान में जाते हैं और बोलते हैं कि बम बना रहे हैं, तो ये बम से वर्ल्ड पीस ख़राब होगा, तो इसको मार दो, ईरान को निकाल दो। फिर हमास में जाते हैं, हमास पैलेस्टीन इसराइल के लिए अच्छा नहीं है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको निकाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद में जाते हैं नॉर्थ कोरिया को, बोलते हैं इन्हों भी न्यूक्लियर बम बना रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से वर्ल्ड पीस नहीं हो गया, इसको भी निकाल दो, ठीक है। तो पीस और ह्यूमन राइट्स के चलते, अब ह्यूमन राइट्स के चलते क्या है, वेनेजुला में अब पकड़ के बैठे हैं कि वहाँ के वेनेजुलियंस को राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नारकोटिक्स का ट्रेड चल रहा है, तो फिर यहाँ पे ये कंट्री में हमला कर दो, ठीक है। तो इनका पूरा क्या चल रहा है कि हम यूएन के बादशाह हैं, हम यूएन में सबसे बड़ी कंट्री है, इसलिए हम क्या करेंगे, पीस के चलते और ह्यूमन राइट्स के चलते हम हर वो जगह पे, इराक में लाइक ह्यूमन राइट्स नहीं है तो वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया है ऑलरेडी। अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी तो वहाँ पे भी हमला कर दिया है। तो ह्यूमन राइट्स का एक लेंस लगा के, एक चश्मा लगा के, पीस का एक चश्मा लगा के पूरी दुनिया में अपनी हेजिमोनी ये कंप्लीट थरो कर रहे हैं, अपने मुंह पे फेंक रहे हैं और दुनिया ऑब्वियसली देख के खामोश बैठ रही है, क्योंकि यूएस अभी भी
वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 40 ट्रिलियन, छोटी बात नहीं है, हम 3-4 ट्रिलियन के आसपास ही है, 40 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी है। इकोनॉमी में कोई जीत नहीं सकता है। ओके, डेमोक्रेसी में आप समझ सकते हैं कि अगर मुसलमान भी मेयर बन सकता है तो उसके डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, न्यूयॉर्क के मेयर की बात कर रहा हूँ मैं, जोरान मंदानी की, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में बहुत आगे है। अगर हम फेडरलिज्म में बात करेंगे, ट्रू फेडरल स्टेट से, यहाँ पे अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ पास भी करते हैं तो वहाँ के गवर्नर उसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो फुल राइट्स दे चुके हैं अपने कंट्रीज़ को। ओके, LGBT कम्युनिटी एक्सेट्रा, तो वहाँ ह्यूमन राइट्स का कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, जो करना है कर लो, ठीक है। लार्जेस्ट इकनॉमी है। टेक्नोलॉजी आप बोल ही नहीं सकते, ये जो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा, ये सब वहाँ से तो आई है, तो टेक्नोलॉजी में उनका कुछ कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट में तो GPS पूरी दुनिया में यूज़ किया जा रहा है, उनका ही है। उसके बाद में हमारे पास है मिलिट्री, US से अच्छी मिलिट्री किसके पास है आप बोलिए। तो आप समझ सकते हैं, पैसा रहो, टेक्नोलॉजी रहो, वहाँ के लोग स्किल फोर्स रहो, वहाँ का बिजनेसमैन रहो वहाँ पे, और आपके पास मिलिट्री रहो, जब ये 4 चीज़ें आपके, 4 तत्व बोलते हैं ना, जैसे जिस तरह के दुनिया में 5 तत्व होते हैं, 4 ही होते हैं, जैसा कि मेरे ख्याल से 5 होते शायद, आग और पानी, हवा एक्सेट्रा मिला के, तो जो इनके पास जो 4 तत्व है ना, ये सबसे पूरी दुनिया में इतने बेहतरीन किसके पास भी नहीं है। इसलिए तो आप देख सकते हैं ना, चाइना के पास साउथ चाइना सी है यहाँ पे। अब ये साउथ चाइना सी में US की शिप आ रही है, ऐसा गोल घूम के जा रही, मस्त मजे कर रहे, खा रहे पी रहे, डांस कर रहे, सब कर रहे, बट चाइना देख रहा, बट चाइना कुछ करता नहीं, बिकॉज चाइना को मालूम है ये, अगर चाइना यहाँ की इनकी शिप को कुछ धक्का भी दे देता है, कुछ टारगेट भी कर देता है, अगर कुछ डिटेन भी कर देता है, तो US की पूरी आर्मी उतर जाएगी, और चाइना को US से लड़ना, नाम के लिए हम बोल सकते हैं कि रेसिस्ट कर सकते हैं, बट नहीं होगा। आजकल US और इजराइल की फोर्स मिला के भी हमास को नहीं रोक रहे हैं, चंद हज़ार आप बोल सकते हैं कि इतने ही लोग ही हैं हमास के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ही रोक नहीं पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना समझ गया है कि मैं, ठीक है, रेसिस्ट कर सकता हूं बट जीत तो नहीं सकता हूं। रशिया भी समझ गया है, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं। तो ये सुपर पावर्स बेसिकली करते क्या है, सुपर पावर्स बेसिकली क्या करते हैं कि इनके पास कभी भी कमी हो जाती है ना, अगर मेरे पास खाना नहीं है, मैं मेरे कमज़ोर वाले के ऊपर से उसका खाना छीन लूँगा। तो अब US की क्या है, डेट में बहुत है, ये बहुत सारे कर्जे ले चुके हैं, तो वेनेजुला को ले लिए, ठीक है। अब रशिया क्या कर रहा, यूक्रेन को ले ले रहा, ठीक है। चाइना आगे जाके ताइवान को ले लेता, अब इंडिया आगे जाके क्या है, POK ले लेता। तो ये देखते रहेंगे, क्योंकि भाई चलो तू भी सुपर पावर, तू एक ले ले, तू एक ले ले, तू एक ले ले, सब एक एक ले लेंगे, बैठ जाएंगे। उसके बाद में फिर हम अच्छी से बात करेंगे, UN हो जाएंगे, फिर वहाँ पे UN जाके अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखेंगे, और एक 10 साल 15 साल तक खामोश बैठेंगे। फिर 10-15 साल के बाद फिर हमारे पास कुछ कमी आएगी, फिर वो कमी की पूरी करने के लिए फिर एक कंट्री पे कब्जा कर लेंगे, तुम भी कर लो, हम भी करो। तो ये जो 4-5 बड़े देश हैं, इंडिया को छोड़ के 4-5 बड़े देश है, ये पूरे यही करने वाले हैं आगे जाके फ्यूचर में भी। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। मुझे लगता है UN की जो बॉडी है, जो नॉन इन्फोर्समेंट बॉडी है, उसकी खुद की आर्मी नहीं है, उसके सजेशन रिकमेंडरी होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकती है। इसलिए ही US इतना सब कर पा रहा है, क्योंकि UN बनाया ही इसलिए गया है कि वो US को सपोर्ट किया करे। मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है, बिकॉज UN से कुछ भी निकल के आता है, यूनाइटेड नेशन से, UNESCO और UNSC से अमेरिका होने ही नहीं देता है। फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 192 मेंबर्स है, बट कुछ नहीं कर सकते हैं 192 मेंबर्स, सिर्फ एक ही मेंबर करेगा क्या हर चीज़, 193 मेंबर्स? सोच के बोलिए आप। ये जो पहली है हम कैसा सुलझाएं, कमेंट सेक्शन में लिख लिए। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर।